हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी के नॉवेल भस्मासुर का अंतिम भाग। जहां से तुम्हें खींचकर लाया गया है वहां तुम विकास के हाथों नहीं, समुद्र में डूबकर मरने वाले थे। और जैक्सन के ख्याल से तुम्हें विकास के हाथों मरना चाहिए। घृणा भरे स्वर में कहने के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, कैप्टन, पनडुब्बी को न्यूयॉर्क के समुद्र तट की तरफ ले चलो। वहीं कहीं डालना होगा इसे। ऐसा जुल्म मत करो मम्मी। हमने तो सोचा था तुम साक्षात मेनका हो, भस्मासुर को काबू में कर लोगी, अपने और दिल जले का गुस्सा शांत होने तक पनाह दे दोगी। बेशक मैं ये सब कर सकती हूँ। बस इस सवाल का जवाब दे दो कि मोहब्बत की सज़ा अकेली आरजू को क्यों मिली। उसकी सज़ा के जुर्म में विकास को गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया तुमने। विजय गड़बड़ा कर रह गया। क्या जवाब देता। दुनिया के छटे हुए महारथी, सभी बेहोश जिस्मों को देखता विकास बड़बड़ाया। विजय गुरु को बचाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे मुझे। उसकी इस बड़बड़ाहट का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। वह उस दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था जिसके एक तरफ कमरे में रॉबर्ट बेहोश पड़ा था, दूसरी तरफ हॉल में जैकी, जूलिया, अल्फांसे, बागारोफ, टुम्बकटू, वतन और अपोलो। भट्टी की मानिंद भभकते चेहरे पर कठोर भाव लिए वह सबसे पहले टुम्बकटू की तरफ बढ़ा। उसके हल्के पुल्के जिस्म को उठाकर कंधे पर लादा और कॉटेज सरी की बिल्डिंग से बाहर आ गया। जैकी का ये फार्म कई एकड़ जमीन में फैला हुआ था। चारों तरफ फूल, सब्जियां, घास, पेड़ और कृत्रिम पहाड़ नजर आ रहे थे। एक तरफ लगातार पानी बरसाता कृत्रिम झरना था और उसी के नज़दीक था सेबों का एक छोटा सा बाग। कुल मिलाकर उस बाग में 25 पेड़ थे। डालियों पर लटके हुए सुर्ख सेब बड़े सुंदर लग रहे थे। टुम्बकटू को कंधे पर लाद कर विकास उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया। टुम्बकटू को एक ऐसी डाल पर लिटाया जो वास्तव में उसके जिस्म से कई गुना ज़्यादा मोटी थी। जेब से रेशम की डोरी निकालकर उसने टुम्बकटू को उसी पोजीशन में इस कदर कसकर डाल के साथ बांध दिया कि होश में आने पर जिस्म के किसी भी हिस्से को स्वेच्छापूर्वक हिला तक नहीं सकता था। इतने पर ही बस नहीं की उसने। जेब से एक चाकू निकालकर उसके लंबे लंबे नाखून काट डाले। जूते उतार लिए। टेक्निकलर कोट की सभी जेबें खाली कर डाली। हलक में हाथ डालकर प्लास्टिक की थैली तक निकाल ली उसने। उसकी तरफ से संतुष्ट होने के बाद पेड़ से कूदा। तेज कदमों के साथ फार्म हाउस की बिल्डिंग में गया और इस बार जब वापस आया तो कंधे पर वतन का बेहोश जिस्म था। जिस कार को विजय ड्राइव कर रहा था उसकी रफ्तार किसी हालत में 100 से कम नहीं थी। न्यूयॉर्क के समुद्र तट के नज़दीक उसे ज़बरदस्ती पनडुब्बी से बाहर ढकेल दिया गया था। मरता क्या ना करता की अवस्था में तैरता हुआ सुनसान तट पर पहुंचा। कुछ देर रेत में निढाल पड़े रहकर थकान से लड़ा। कपड़े सूखने पर उठा। सड़क पर आकर एक टैक्सी पकड़ी। जैकी के घर पहुंचा। पता लगा कि पूरा परिवार वीकेंड मनाने फार्म हाउस पर गया है। फार्म हाउस उसने देखा था, सो एक प्राइवेट टैक्सी की और फार्म हाउस की तरफ रवाना हो गया। न्यूयॉर्क की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी सुनसान जंगली इलाके में पहुंची थी कि ड्राइवर को बेहोश किया, टैक्सी से बाहर फेंका और ड्राइविंग सीट स्वयं संभाल ली। तब से टैक्सी इसी रफ्तार पर चल रही थी। दिन के 12 बजे वह फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा। पहला झटका तब लगा जब गेट बंद की जगह खुला पाया। इस बात पर खास ध्यान दिए बगैर वह कार को फार्म हाउस के अंदर बने ड्राइववे पर दौड़ाता चला गया। इमारत के नज़दीक पहुंचकर उसने जोर से ब्रेक मारे। गाड़ी टायरों की तीव्र चरमराहट के साथ रुकी। दरवाज़ा खोलकर विजय उतरा नहीं बल्कि कूदा। इमारत में दाखिल हुआ। झरना और सेब का बाग इमारत की दूसरी तरफ था। सारी इमारत को खाली पाकर एक बार फिर उसका माथा ठनका और हॉल पार करने के बाद दूसरी तरफ कदम रखते ही मानो उछल उछल पड़ा। एक साथ कई आवाज़ कानों में पड़ी, सावधान, विकास यहीं है। विजय की नज़र सेब के पेड़ों पर उल्टे लटके मानव जिस्मों पर पड़ी और केवल इतना ही देख पाया वह। अगले पल किसी के बूट की ठोकर इतनी जोर से पीठ पर पड़ी कि लंबी चीख के साथ फुटबॉल की तरह उछलकर सेब के पेड़ों के बीच आ गिरा। जबरदस्त फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हुआ तो देखा केवल 2 कदम दूर विकास खड़ा था, दाएं हाथ में कांटेदार हंटर। इस वक्त उसे विकास लिखा जाए तो शायद गलत होगा। दरिंदा लग रहा था वह, खून का प्यासा भेड़िया। पेड़ पर लटके लोग बार बार विकास को ऐसा ना करने के लिए कह रहे थे। विजय ने एक नज़र अल्फांसे, बागारो, वतन, जैकी, जूलिया, हैरी, टुम्बकटू और अपोलो पर डाली। पिंजरे में कैद अपोलो बार बार सलाखों से अपने सींग टकरा रहा था, मानो वह भी विकास को रुक जाने के लिए कह रहा हो। रॉबर्ट भी पेड़ पर लटका हुआ था, लेकिन विजय विजय उसे जानता था। एक ही क्षण में सारी स्थिति को समझने के बाद विजय ने विकास से कहा, यह तो फाउल है दिल जले। भस्मासुर की कहानी गवाह है, अपने शिकार के पीछे पीछे भले ही वह हर जगह पहुंच गया हो, मगर उससे पहले कहीं नहीं पहुंचा। क्या फ़र्क पड़ता है गुरु, मुझे पूरा यकीन था समुद्र में डूबकर तुम नहीं मर सकते। मदद की आस में यहाँ ज़रूर आओगे। मैंने सोचा क्यों ना स्वागत का पूरा इंतज़ाम किया जाए। बड़े पहुँचे हुए संतो प्यारे, बड़े बड़े महारथियों को उल्टा लटका रखा है। विजय ने उससे उलझने के लिए स्वयं को पूरी तरह तैयार करते हुए कहा, सुना था एक ज़माने में रावण ने अपने दरबार में 9 के 9 ग्रहों को इसी तरह लटका रखा था।
ये सब आपकी मदद करना चाहते थे। विकास आज बिल्कुल अकेला है, मगर कमज़ोर नहीं है। दुनिया के छटे हुए शातिर पहले आपकी मौत देखेंगे गुरु, उसके बाद मेरी। अरे, क्या कह रहे हो दिल जले? मरे तुम्हारे दुश्मन? नहीं गुरु, अपने निर्माता को खत्म करने के बाद शाहकार जिंदा नहीं रह सकता। कहने के साथ उसने विजय पर कांटेदार हंटर का वार करना चाहा, परंतु पूरी तरह सतर्क विजय नीचे बैठकर खुद को बचा गया। विकास ने दूसरा वार किया। इस बार हवा में खुद को बचाने के साथ विजय ने सिर की भरपूर टक्कर विकास के चेहरे पर रसीद की। चीख के साथ विकास जमीन पर जा गिरा। विजय ने दबोचने का अच्छा मौका जानकर जंप लगा दी उस पर। जमीन पर पड़े पड़े विकास ने पूरी ताकत से हंटर हवा में घुमाया। बचने का कोई और रास्ता न देखकर विजय ने हंटर पकड़ लिया, और यही विजय की भूल साबित हुई। नुकीले कांटे उसके हाथों में धंस गए। अनेक जख्मों से एक साथ खून रिस पड़ा, परंतु एक बार हंटर पकड़ने के बाद विजय उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दांतों पर दांत जमाए व पीड़ा को पीता उसे विकास से छीनने का प्रयास कर रहा था। विकास ने भी दोनों हाथों से हंटर की मूठ पकड़ी, उसी के सहारे खड़ा हुआ। जानता था कि एक बार हंटर हाथ से निकल गया तो गंगा उल्टी बहने लगेगी। इस एहसास से उसकी सारी ताकत हाथों में इकट्ठी कर दी। अतः जब विकास ने पूरी ताकत से झटका दिया तो विजय के हाथ से न केवल हंटर निकल गया, बल्कि सिर पूरे वेग से एक पत्थर पर टकराया। अपनी तरफ से पूरी फुर्ती के साथ स्थान चेंज किया उसने, मगर उससे पहले ही हंटर पीठ की खाल उधेड़ चुका था। विजय के हलक से चीख उभरी और फिर चीखें ही चीखें उभरती चली गई। मौका ही जो नहीं दे रहा था विकास, शायद इसलिए क्योंकि जानता था विजय को मौका मिला और बाजी उसके हाथ में पहुंची। विकास इस तरह विजय के जिस्म पर कांटेदार हंटर की वर्षा कर रहा था जैसे भूसे के ढेर पर बरसा रहा हो। कोई रहम, कोई रियायत या इस बात का कोई एहसास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि विकास का गुरु है। विजय के कपड़े जगह जगह से फट गए, जिस्म पर खून की लकीरें बन गई थीं। लकीरों से नुचा हुआ गोश्त साफ नजर आ रहा था। पेड़ों पर लटके महारथी चीख चीख कर विकास को रुक जाने के लिए कह रहे थे, और विकास था कि खून से लिसड़ी आंखों में आंसू लिए हर चोट के साथ कह उठता, क्यों मारा? मेरी आरजू को क्यों मारा आपने? विजय के हलक से शब्द नहीं, चीखें, चीखें और सिर्फ चीखें निकल रही थी। और तब पेड़ पर लटके लोगों ने धुएं की एक मानव आकृति देखी। इससे पूर्व कि वे कुछ समझ पाते, मानव आकृति से आग का एक भपका सा उठकर वातावरण में गुम हुआ। सिंगई खड़ा नजर आया वहां। भपके की आवाज़ सुनकर विकास भी उस तरफ पलटा था। सिंगई दादा? सिंगई पर नजर पड़ते ही उसके मुंह से निकला, चचा, चचा। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद विजय उछलकर खड़ा होता हुआ चीखा, अब तो तुम ही खेवनहार बन सकते हो विजय दी ग्रेट के। साले ने बड़े बड़ों को लाइन में लगा दिया। आप बीच में नहीं आएंगे दादा, इन्होंने मेरी आरजू की हत्या की है। दहाड़ने के साथ विकास ने घूम के हंटर का एक और वार विजय पर करना चाहा, परंतु तभी सिंगई के हाथ से नीली किरण लपकी। विकास जहां जिस पोज में था उसी में स्टैचू बना रह गया। लानत है तुम सब पर, सिंगई ने पेड़ पर लटके महारथियों से कहा। कल के इस छोकरे को कोई रोक नहीं सका? वाकई चचा, विजय ने कहा, एक तुम्हारे अलावा साले सब हिजड़े हैं। तुम ही कौन से बहुत बड़े मर्द हो भतीजे? सिंगई के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। बहुत देर से देख रहा था ये मंजर। तुम्हारे अपने शाहकार ने पूरी तरह पस्त कर दिया तुम्हें। वो बात नहीं चचा, ये साला हंटर। विजय का वाक्य अधूरा रह गया। नीली किरण उसे स्टैचू में तब्दील कर चुकी थी। पेड़ों पर लटके महारथी चमत्कृत थे। अमा चचा, सामने स्क्रीन पर नजर टिकाए विजय क्या उठा, तुम तो यार पाताल में लिए जा रहे हो हमें। सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा सिंगई उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंसा। स्क्रीन बता रही थी कि इस बार रॉकेट धरती में हुए होल से गुजर रहा है। ये यान के उसी कक्ष में थे जिसमें सिंगई जेम्स एलिन उसके एक शिष्य तथा शिष्या को किडनैप करके ले गया था। दिल खोलकर हंसने के बाद सिंगई ने कहा, सही शब्द तुमने दिए हैं मेरे अड्डे को। वाकई इस बार मैंने अपना हेडक्वार्टर पाताल में बनाया, उस पाताल में जहाँ तुम्हारे पुराणानुसार राक्षस रहते थे। दिल जले का गुस्सा ठंडा होने तक हम किसी ऐसी ही जगह पर रहना चाहते थे चचा, जहाँ लाख सिर पटकने के बावजूद दिल जला ना पहुँच सके। मगर कहते वक्त उसने एक नज़र सामने वाले सोफे पर बैठे विकास पर डाली। ये गड़बड़ कर दी तुमने, इसे साथ क्यों ले आए? ये हमें वहाँ भी चैन की बंसी नहीं बजाने देगा। जहाँ सिंगई हो वहाँ सिंगई की इजाज़त के बगैर पत्ता नहीं खड़का करता। मतलब देख लो, तुम्हारे सामने बैठा है, पूरी तरह आज़ाद है, लेकिन हमला नहीं कर सकता तुम पर। यह मेरे साथ नाइंसाफ़ी है सिंगई दादा। विकास गुस्से और शिकायत भरे सर में क्या उठा। आपको मेरे और गुरु के बीच नहीं आना चाहिए। आपको सब मालूम है कि इन्होंने क्या किया। क्या आरजू की मौत का बदला लेना मेरा हक नहीं है? विकास, सिंगई ने कहा, तुमसे असहमत नहीं हूँ मैं। भतीजे ने जो किया यकीनन वह माफ़ कर देने के लायक नहीं है। उस हालात में तो बिल्कुल नहीं, जबकि इसने जानबूझकर गलती की है। तो ये धमकी देकर मेरे हाथ पर क्यों बांध रखे हैं सिंगई दादा कि अगर इन पर हमला किया तो आप अपनी किरण से मुझे पुनः स्टैचू में तब्दील कर देंगे? विकास कहता चला गया, यदि आप मानते हैं कि इनका अपराध अक्षम्य है तो आज़ाद कर दीजिए मुझे।
दिक्कत यह है विकास कि मैंने भी इससे एक वादा कर रखा है। कैसा वादा? अगर ये या तुम ये सोच रहे हो कि मैंने जो किया अल्फान से वतन बागारोव की तरह इस भावना से ग्रस्त होकर किया कि भतीजा मरना नहीं चाहिए, तो गलत सोच रहे हो। सिंघई अपने लफ्ज़ चबा रहा था। ऐसी कोई मोहब्बत भतीजे से न मुझे कभी थी, न है, न होगी। मैं जैकी के फार्म हाउस से तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि अगर भतीजा तुम्हारे हाथों मारा जाता तो मेरा वादा। हमें तो खुद याद नहीं आ रहा चचा, कौन से वादे की बात कर रहे हो तुम भूल सकते हो भतीजा, मगर सिंघई नहीं भूल सकता। पुनः हर शब्द चबाए सिंघई ने। सिंघई के दो ही सपने हैं, तुम्हारे जीते जी विश्व सम्राट बनना और विश्व सम्राट की कुर्सी पर बैठकर तुम्हें घिसट घिसट कर मरते देखना। तुम्हारे जिंदा शरीर में गिजगिजाते गंदे कीड़े देखना इन आंखों की सबसे बड़ी तमन्ना है। फार्म हाउस और विकास के हाथों मरते देखा तो शुक्रिया चचा, शुक्रिया। किसी भी वजह से सही, बचाया तो तुम्ही ने अपने प्यारे भतीजे को। यकीनन फ़िलहाल खुश हो सकते हो, लेकिन ये खुशी ज़्यादा लंबी नहीं है भतीजे। बहुत जल्द मैं तुम्हें उसी तरह मरते देखूंगा जैसे चाहता हूँ। और विकास, यदि तुम चाहोगे तो सारी शिकायतें दूर कर दूंगा तुम्हारी। देखने वाले यही कहेंगे कि आरजू का हत्यारा विकास के हाथों मारा गया। लेकिन कब दादा, कब आएगा वो मौका? सब्र कर बच्चे, सब्र का प्याला पी। विजय व्यंग्यात्मक लहजे में क्या उठा। अभी तो अपने चचा विश्व से लड़ेंगे, दुनिया को हराएंगे, एक एक करके सारे देश सिंगलैंड का झंडा लगाएंगे। विश्व सम्राट सिंघई मुस्कुराया। वो दिन दूर नहीं है भतीजे। अभी तो दुनिया को तुमने कोई नया जलवा भी नहीं दिखाया चचा। जलवा दिखाओगे तो दुनिया। जलवा दिखा चुका हूँ भतीजे, ना तुझे पता ना दुनिया को। चौंका विजय। जलवा दिखा चुके हो? ऐसा कैसा जलवा था कि किसी को पता ही नहीं लगा? लग जाएगा, सिंघई हंसा। सिंगलैंड पहुंचने दो, वैसे ज़्यादा वक्त नहीं है अब। सिंघई ने एक बटन दबाया। स्क्रीन पर साफ नजर आया कि उसी पल से रॉकेट की गति धीमी पड़नी शुरू हो गई। इसका क्या मतलब हुआ चचा? विजय ने चकित स्वर में पूछा। क्या इस रॉकेट को चला भी तुम ही रहे हो? सिंघई के होठों पर गर्वीली मुस्कान नाच उठी। बोला, सच पूछो तो मैं भी नहीं चला रहा। कोई भी नहीं चला रहा इसे। तुम्हारी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए यह रॉकेट एक अजूबा है, और यह अजूबा सिंघई के अपने दिमाग की उपज है। बगैर चालक के चलने वाला इस रॉकेट का आविष्कार मैंने किया है। अब कोरी गप्पी मत मारो चचा। भला बगैर चालक के भी कोई वाहन चल सकता है? क्यों? बगैर चालक के फैन नहीं चलता, कूलर नहीं चलता, एसी नहीं चलता, टीवी नहीं चलता। वो सब वाहन नहीं है चचा प्यारे। और फिर बटन तो उसमें भी दबाने पड़ते हैं। बटन तुम्हारे सामने दबाया है। मैंने वह पद्धति अपने रॉकेट में इस्तेमाल की है। सिंघई की गर्दन गर्व से तन गई। किसी एसी की तरह स्टार्ट वाला बटन दबाते ही ये सरल रेखा में चल पड़ेगा। 3 स्पीड है, स्लो, हाई, सुपर हाई। जो बटन दबा दिया जाए, अगला बटन दबने तक उसी स्पीड पर चलता रहेगा। 4 बटन दिशाओं के लिए, लेफ्ट, राइट, नीचे और ऊपर। जो बटन दबा दो उधर मुड़ जाएगा, और जब तक अगला बटन न दबे तब तक उसी रफ्तार से अपनी सीमित कक्षा में चक्कर काटता रहेगा। इसे वायुमंडल में चलता छोड़कर तुम्हें लेने जैकी के फार्म हाउस तक गया था। चचा, तुम जब भी करते हो कमाल करते हो। साला पंखे की तरह चलने वाला रॉकेट बना दिया। तो इस्पात के वे हाथ रॉकेट से बाहर कैसे निकले थे जिन्होंने पकड़कर हमें अंदर खींचा? ये सवाल विकास ने किया। सिंघई की मुस्कान और गहरी हो गई। बोला, वह मेरी जेब में पड़े रिमोट का कमाल था। ये कमाल दिखाने कब बंद करोगे चचा? अपनी मौत के साथ, मगर अफसोस वह दिन तुम नहीं देख सकोगे। कहने के साथ उसने स्टॉप वाला बटन दबाया। हल्का सा झटका लगा। स्क्रीन पर नजर आने वाला दृश्य अब भाग नहीं रहा था, बल्कि स्थिर था। एक बहुत बड़े हॉल का हिस्सा साफ नजर आ रहा था। आओ, हम सिंगलैंड यानी धरती के अंदर ठीक बीच में पहुंच चुके हैं। कहने के साथ सिंघई सिंहासन नुमा कुर्सी से उठा और कक्ष के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। विजय विकास उसके प्यादों की तरफ पीछे लपके। गैलरी पार करके वे वहां पहुंचे जहां रॉकेट की भारी बॉडी में 3x6 का एक गेट नजर आ रहा था। सिंघई गेट से थोड़ा हटकर खड़ा हो गया और गेट पार करने का इशारा करता बोला, चलो। पहले आप, विजय ने कहा। सिंघई मुस्कुराया। बोला, पहले तुम दोनों। विजय ने फिर ठिनक कर लखनवी नवाब की तरह कहा, नहीं जनाब, पहले आप। विजय। इस बार सिंघई के हलक से तीव्र घुर्राहट निकली। चलो। अरे चचा, डांटते क्यों? विजय ने बौखला कर कहा, हम चल पड़ते हैं। गेट के सामने पहुंचते ही उसने देखा रॉकेट इस्पात के बने एक स्टैंड पर खड़ा था। दरवाजा फर्श से करीब 20 फुट ऊपर था। नीचे उतरने के लिए लोहे की सीढ़ी नजर आ रही थी। पहले विजय ने सीढ़ियां तय करनी शुरू की, फिर विकास ने। सिंघई ने ऊपर से दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने के साथ रॉकेट की बॉडी के बाहर लगा एक बटन पुश किया। दरवाज़ा बंद हो गया। सीढ़ियां उतरते विजय विकास उस विचित्र जगह को देख रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी विशाल गेंद के अंदर हो। हर दिशा में गोलाई लिए हुए पथरीली दीवारें थीं। गेंद के अंदर ट्यूबलाइट्स और हैलोजनों की भरपूर रोशनी थी। गेंद में इस्पात के बने विशाल स्टैंड और स्टैंड की 4 दिशाओं में 4 रॉकेट फिक्स थे। सीढ़ियां तय करने के बाद गेंद के फर्श पर कूदते विजय ने कहा, बस चचा, कुल कुल 4 रॉकेट है तुम्हारे पास?
सिंगलैंड से बाहर निकलकर तुम्हारी दुनिया में पहुंचने के 4 रास्ते, 4 रॉकेट। मतलब अगर तेल लेने ना गया हो तो बता दो। उसके सवाल पूछने के स्टाइल पर बगैर मुस्कुराए नहीं रह सका सिंगई। बोला, तुम देख रहे हो, इन चारों रॉकेटों का 25% अगला हिस्सा हॉल की दीवारों में धंसा हुआ है। ये 4 सुरंगें हैं जिनके जरिए सरल रेखा में चलकर ये रॉकेट पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं। एक रॉकेट यदि हमें पृथ्वी के नॉर्थ पोल से बाहर निकालेगा तो दूसरा साउथ पोल से। तीसरा रास्ता वो है जिससे तुम आए हो, यानी पैसिफिक ओशन से होता हुआ। चौथा रास्ता आर्चीपिलागो पर खुलता है। इस तरह 13,40,000 मीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ से पृथ्वी के 4 विपरीत स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। कौन कहता है कि सुरंगें बनाने में चूहे माहिर होते हैं? विजय कह उठा, दुनिया के सबसे बड़े चूहे तो तुम हो चचा। पृथ्वी में सुरंगें बना दी, वो भी आर पार, 4 छेद कर दिए धरती में। सिंगलैंड की यहाँ स्थापना से पहले अगर तुमने मुझे चूहा कहा होता भतीजे तो शायद बुरा मान जाता, मगर अब लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। लो दिल जले, इनकी सुनो। विजय सीधा विकास से बोला। परम ज्ञान हो गया अपने चचा को। अगर इन्हें कोई चूहा कहे तो तारीफ लगती है अपनी। धन्य चचा, धन्य हो तुम। विकास ने विजय की तरफ भुनभुना कर देखने के अलावा कोई जवाब नहीं दिया, जबकि सिंघई ने कहा, आओ, तुम्हारी इस बात का जवाब खास जगह पहुंचकर दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। चलो, उस खास जगह भी चलो। इस तरह वे आगे बढ़े। गेंदाकार हॉल का दरवाज़ा पार करते ही उन्होंने खुद को ऐसी सड़क पर पाया जिसे देखते ही विजय विकास को कनॉट प्लेस का सर्किल याद आ गया। सड़क उतनी ही चौड़ाई और गोलाई में घूमी हुई थी। फ़र्क था तो ये कि कनॉट प्लेस सर्किल की सड़क के ऊपर आसमान था और यहाँ करीब 50 फुट ऊपर पत्थरों की छत। दोनों तरफ की दीवारें छत से मिली हुई थी। जगह जगह खड़े खंभों पर ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी। इक्का दुक्का कार सड़क पर दौड़ती नजर आई। खास बात यह थी कि उनसे कोई धुआं नहीं निकल रहा था। तुमने तो धरती के सेंटर में पूरा शहर बसा लिया है चचा। चारों तरफ देखते विजय ने कहा। सड़कें, कारें, सब कुछ है। ये कारें रॉकेट की तरह ऑटोमेटिक है, बैटरी से चलने के कारण धुआं नहीं बनाती। तुम समझ सकते हो धरती के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आ गई यहाँ? विकास ने पूछा। हम बगैर किसी कष्ट के सांस ले रहे हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ ऑक्सीजन थी ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ जीव पाया है, मगर उतनी नहीं थी जितनी में इंसान जिंदा रह पाता। अतः एक खास प्लांट से पूरे सिंगलैंड को कृत्रिम ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को वह प्लांट सोख लेता है। कहने के साथ सिंगई ने नज़दीक खड़ी एक कार का अगला गेट खोला। उसमें बैठता बोला, आओ। ये दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। सिंगई ने कार में लगे स्टार्ट और स्लो बटन एक साथ पुश किए। कार धीमी गति से सड़क पर दौड़ने लगी। सिंगई उनकी तरफ चेहरा घुमाकर बोला, एक बड़ा बिजली घर पूरे सिंगलैंड को चकाचौंध रखता है, वरना तुम समझ सकते हो कोई सूरज तो है नहीं यहाँ। क्यों चाचा? विजय ने कहा। जिस तरह बच्चों को चिड़ियाघर घुमाते उस तरह सिंगलैंड घुमाने लाया जाए तो कैसा रहा, कैसा रहे? अच्छी खासी इनकम हो जाएगी तुम्हारी। ठहाका लगा उठा सिंगई। इसी तरह की बातें होती रहीं। धीमी गति से सफ़र जारी रहा। उन्होंने ये महसूस किया कि वे एक ही सड़क पर नहीं चलते रहे, बल्कि घुमावदार मोड़ों के साथ सड़कें चेंज की। एक दूसरे के समानांतर कम से कम 3 सर्किल थे वे। सड़कों के दोनों तरफ कहीं कोई इमारत, कोई दुकान नहीं, केवल 50 फुट की ऊंचाई तक चली गई दीवारें थीं। सिंगई का कोई सैनिक आदि भी कहीं नजर नहीं आया। अंततः कार जहां रुकी वहां भी वैसा ही दरवाजा था जैसा पार करके वे गेंदनुमा हॉल से सड़क पर आए थे। अरे! विजय उछल पड़ा। इतने सारे चूहे, वो भी मेढक की तरह के रंग के। लोग साले मुर्गी फार्म खोलते हैं, तुमने चूहे फार्म खोल दिया क्या क्या चचा? यही वह जगह है जहाँ मैंने तुम्हें चूहे वाली बात का जवाब देने के लिए कहा था। एक बेहद विशाल जाल और उसके पार कई एकड़ कवर्ड एरिया में फैले असंख्य चूहों पर दृष्टि टिकाए सिंघई ने कहा, ये चूहे मुझे विश्व सम्राट बनाएंगे। थत थत थत, जमाने थक तेरे की। विजय ने अपनी पुरानी स्टाइल में 3 बार गुद्दी पर हाथ मारने के साथ कहा। जब तुमने विश्व सम्राट बनने की बात कही थी चचा तो हम समझे तुम देवदास की तरह सीरियस हो, मगर तुम तो मेरा नाम जोकर के राज कपूर की तरह मजाक करते पाए गए। भला चूहे भी साले कभी किसी को विश्व सम्राट बना सकते हैं? सेंगई ने हर शब्द पर जोर दिया। चूहों की यह फौज ही मुझे विश्व सम्राट बनाएगी। सुनो दिल जले, विजय ने फिर सीधे विकास को संबोधित किया। तुम्हें नहीं लगता कि दिमाग फिर गया अपने चचा का? चूहों की फौज को उस दुनिया से लड़ाएंगे जिसके पास अणु और न्यूट्रॉन बम है। ना सिर्फ लड़ाएंगे बल्कि दावा है कि दुनिया को जीत भी लेंगे। बात वाकई समझ में नहीं आई सिंघई दादा, विकास ने कहा। ये चूहे भला आपको विश्व सम्राट कैसे बना सकते हैं? पहली बार जब मेरे दिमाग में धरती के सेंटर में सिंगलैंड स्थापित करने का ख्याल उभरा और खास रॉकेट के जरिए सुरंग बनाता जमीन के अंदर घुसा तो जीव के नाम पर इन चूहों को इधर दौड़ लगाते पाया। मुझे और मेरे वैज्ञानिक दल को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि जमीन के अंदर ये चूहे ऑक्सीजन कहाँ से गेन करते हैं। हमने चूहे पकड़े। दल के करीब आधे वैज्ञानिक रहस्य में संक्रामक रोग से मर गए। बाकी वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद बताया कि ये चूहे दूसरे जीव के आसपास पहुंचते ही उनमें प्लेग के
कहीं ज़्यादा भयंकर संक्रामक रोग फैलाने की क्षमता रखते हैं। उछल पड़ा विजय। उसके मुंह से अनाप शनाप शब्द निकले। अरे मगर चचा, ऐसा रोग तो पिछले दिनों अमेरिका के एक शहर से शुरू होकर 20 शहरों में फैला था। हमने अखबार में पढ़ा। लोग साले चूहों से डर डर कर शहर खाली कर रहे थे। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे भी गए। अब तुम आए लाइन पर। सेंगई के होठों पर बड़ी जीवंत मुस्कान उभरी। इसलिए आसानी से समझ सकते हो कि ये चूहे मुझे कैसे विश्व सम्राट बनाएंगे। तो क्या ये रोग तुमने फैलाया था? हकला गया विजय। मैंने नहीं, इन चूहों ने। केवल 10 चूहों का कमाल था वह। बड़े ही जोरदार ठहाके के साथ कहा सेंगई ने। जिस बीमारी को दुनिया अभी तक नेचर द्वारा फैलाई गई समझ रही है, वह सेंगई के इन चूहों ने फैलाई थी। और सोचो, कल्पना करो भतीजे, जब वह बीमारी तुम्हारी दुनिया में लार्ज स्केल पर फैलेगी तो क्या होगा? क्या कर सकेंगे तुम्हारे अणु और न्यूट्रॉन बम? विकास जाने क्या सोचता रह गया, जबकि विजय ने कहा, हमने अखबार में जेम्स एलन नामक वैज्ञानिक के गायब होने की खबर पढ़ी थी। उसने उस बीमारी की दवा बनाने का दावा किया था। इसका मतलब तो ये हुआ चचा कि उसे किडनैप भी तुम्ही ने किया होगा। अब तुम्हारा वो दिमाग चलना शुरू हो गया जिसे विजय का दिमाग कहते हैं। लेकिन चचा, अगर वो सिर्फ 10 चूहों का कमाल था तो तुम्हारे पास तो असंख्य चूहे हैं। छोड़ क्यों नहीं देते इन्हें धरती की ऊपरी सतह पर? अपने अलावा सबको लाशों के ढेर में बदल देंगे ये। यानी मान गए कि चूहों की ये सेना दुनिया की हर सेना को ध्वस्त कर देगी? गर्वीले अंदाज में सिंघई कहता चला गया। मगर जब सभी मर जाएंगे तो शासन किस पर करेगा सिंघई? नहीं, सिंघई का लक्ष्य सबको मार देना नहीं, बल्कि सिर्फ उनको मारना है जो सिंघई की गुलामी कबूल न करे। इन चूहों का वास्तविक इस्तेमाल उस दिन शुरू होगा जिस दिन सिंघई के पास सिंघई की गुलामी कबूल करने वालों को जिंदा रखने की क्षमता होगी। मतलब मेरे वैज्ञानिक उसी दिन से इस रोग की दवा ईजाद करने में लगे हैं जिस दिन से रोग का पता लगा। मगर उन्हें 1000 परीक्षण करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। तब मैंने जानबूझकर अमेरिका के एक शहर में 10 चूहे छोड़े। 2 उद्देश्य थे। पहला, यह परीक्षण करना कि रोग कितनी भयानकता के साथ कितनी दूर तक फैलेगा। दूसरा, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नई बीमारी की दवा ईजाद करने में जुट जाएंगे। उनमें से जो भी कामयाब होगा मेरे पास आएगा। दोनों उद्देश्य कामयाब हुए। केवल 10 चूहों ने दुनिया के दूसरे चूहों में अपने जैसे गुण पैदा करके 20 शहरों तक ऐसा तहलका मचाया कि लोग मक्खी मच्छरों की तरह मरने लगे। स्वयं मैं नहीं चाहता था कि रोग इतनी दूर तक फैले, मगर फैला। रोग मैं खुद भी नहीं सकता था। उधर जेम्स एलन मेरे हाथ लगा। आज वह मेरे वैज्ञानिकों की टीम में शामिल है। क्या उसने तुम्हारे लिए दवा बनाना कबूल कर लिया है? विकास ने धड़कते दिल से पूछा। अभी दिन ही कितने हुए उसे यहाँ आए। शुरू में कोई वैज्ञानिक सिंघई के लिए काम करना स्वीकार नहीं करता, और ऐसा भी कोई वैज्ञानिक आज तक मुझे नहीं मिला जिसने अंततः मेरे लिए काम न किया हो। वैसे भी मैं जेम्स एलन जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ ज़्यादा सख्ती या टॉर्चर के रास्ते नहीं अपना सकता, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे लोगों को सहेज कर रखना पड़ता है मुझे। मर जाएं तो मेरा काम कैसे होगा? ऐसे लोगों को मैं धीरे धीरे ये समझने देता हूँ कि उनके पास सिंघई के लिए काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब वे समझ जाते हैं तो काम करने लगते हैं। यानी जेम्स एलन नहीं समझा तो तुम्हारी ये सारी फौज बेकार? विजय ने कहा। सेंगाई बोला, मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी तुमने। मैंने बताया, अंततः हर शख्स को मेरे लिए काम करना पड़ता है। जेम्स एलन अगर मेरे द्वारा अब तक इस्तेमाल किए गए छोटे मोटे दबावों से नहीं माना तो दुनिया के किसी हिस्से में 20-25 चूहे छोड़ने होंगे। टीवी स्क्रीन पर वहाँ होने वाली तबाही दिखानी होगी उसे। मानवता के लिए संवेदनाएं रखने वाला एलन उन दृश्यों को देखने के बाद यह फैसला लेने पर मजबूर हो जाएगा कि यदि उसने दवा नहीं बनाई तो सारी दुनिया इसी तरह लाशों से पट जाएगी। बोलो, इन सब के बाद भी क्या एलन में ताकत रहेगी कि वह दवा ना बनाए? दोनों चुप रहे। और दवा केवल सिंघई की गुलामी कबूल करने वालों को ही दी जाएगी। दोनों के चेहरे फक पड़ गए थे। सिंघई ने उनकी हालत देखी और जोर से ठहाका लगाने के साथ बोला, अपनी दुश्मनी भूल गए तो? चेहरे बता रहे हैं कि तुम्हें निकट भविष्य में मेरे विश्व सम्राट बनने का यकीन हो गया है। और यह है मेरी लेबोरेटरी। जहाँ पहुंचकर सिंघई ने यह शब्द कहे, वह स्थान भी लगभग गेंदनुमा था। केवल फर्श चपटा था। वहाँ बना दीवारें और छत सब गोलाकार। हालांकि यह गेंद उस गेंद से कई गुना छोटी थी जहां सिंघई के रॉकेट खड़े थे, मगर किसी विकसित देश की राष्ट्रीय लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी थी वह। सैकड़ों वैज्ञानिक अपनी अपनी डेस्कों पर कार्य कर रहे थे। सिंघई को देखते ही उन्होंने आदर से अभिवादन किया और पुनः अपने काम में मशगूल हो गए। लेबोरेटरी में वैज्ञानिक के अलावा दीवारों के सहारे जगह जगह सैनिक भी खड़े थे। पीली वर्दी थी उनकी, हाथों में AK-47 जैसी गनें। ये सैनिक इस इमारत में दाखिल होते ही नजर आने लगे थे। सिंघई उन्हें एक लड़के और एक लड़की के नज़दीक ले जाकर बोला, ये हैं जेम्स एलन के शिष्य और शिष्या। इनकी समझ में ये बात आ गई है कि भलाई सिंघई के लिए काम करने में सो कर रहे हैं। कथित प्लेग प्लस की दवा एलन ने इन्हीं की मौजूदगी में तैयार की थी। अब ये उसी प्रक्रिया को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बच्चों? सिंघई ने उन दोनों से पूछा। कामयाबी मिली? अभी नहीं महामहिम, लड़की ने कहा। लड़का जल्दी से बोला, मगर हमें पूरा यकीन है दवा बन जाएगी। गुड। इधर सिंघई के मुंह से ये शब्द निकले, उधर कुत्तों, कमीनों, लैब में एक आवाज़ गूंजी।
तुम जैसे नालायकों को अपना शिष्य बनाकर मैंने भूल की। सिंघई के साथ विजय विकास की नजरें भी उधर घूम गई। मोटी मोटी सलाखों वाले दरवाजे के उस पार खड़ा जेम्स एलन पागलों की तरह चीख रहा था, मगर तुम कभी दवा नहीं बना सकते। उन चीज़ों का तुम्हें भले ही पता हो जिनसे दवा बनाई थी, मगर परसेंट की जानकारी ना तुम्हें न निकाल सकोगे। इंसानियत के दुश्मन हो तुम। लड़का लड़की उस तरफ देखने लगे। बाकी वैज्ञानिकों और सैनिकों को जैसे पता ही नहीं था कि कोई चीख रहा है। ये जेम्स एलन है, आओ मिलाता हूँ। कहने के साथ वह सलाखों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। विजय विकास साथ थे। दरवाजे के नज़दीक पहुंचकर सिंघई ने सबसे नज़दीक खड़े सैनिक को इशारा किया। एलिन। सिंघई को ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। सैनिक ने जेब से एक रिमोट निकालकर बटन दबाया। मोटी सलाखों वाला गेट खुल गया। सिंघई, विजय और विकास अंदर दाखिल हुए। गेट बंद हो गया। ये विजय है एलिन, सिंघई ने एलिन से कहा। भारतीय जासूस, इसका नाम जरूर सुना होगा तुमने। साधारण सा नजर आने वाला ये शख्स कई बार सिंघई के सपने चूर कर चुका है। और ये विकास, नाम इसका भी जरूर सुना होगा। तो विजय का चेला है। तो ये विजय का चेला, लेकिन आज तक विजय के खून का प्यासा है। जिन नगरों से एलिन ने विजय विकास को जिन नज़रों से एलिन ने विजय विकास को देखा, वे बता रही थी कि वाकई उसने विजय विकास का नाम ज़रूर सुना है। बोला, क्या यह हरामजादा तुम्हें भी किडनैप कर लाया? देखा, कहकर सिंघई हंसा। जब भी सामने पड़ता हूँ इसी तरह गालियाँ बकता ही है, और मैं सुनता हूँ। तब तक तो सुननी पड़ेगी जब तक इसकी समझ में ये बात नहीं आ जाती कि मेरी बात ना मानकर मानवता का कितना बड़ा नुकसान करेगा ये। मानवता का नुकसान तो तेरी बात मानने पर होगा कमीने। जेम्स एलन पुनः भड़का। इंसानियत का तुझसे बड़ा दुश्मन मैंने कभी नहीं देखा। शैतान भी दरिंदगी में शायद तुझसे पीछे हो। पता नहीं 24 घंटे मुझसे नाराज क्यों रहती हो एलन, सिंघई ने हंसते हुए कहा। ऐशो आराम का हर सामान मैंने तो तुम्हारे इस कमरे में जुटा रखा है। वो फ्रिज, वो टीवी, वीसीआर और अमेरिकी फिल्मों का कलेक्शन, शानदार बेड, बेहतरीन सोफे, डेक, क्या नहीं है यहाँ? अपने दिमाग को टेंशन मुक्त करके मनोरंजन के इन साधनों में डूबते। गुस्से से तमतमाया एलिन दांत पीसता रह गया। सिंघई दादा, विकास ने कहा, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? क्यों नहीं, उस फ्रिज में सब कुछ है, खुद पियो और थोड़ा इसे भी पिलाओ। सिंघई ने एलिन की तरफ इशारा करके कहा। गुस्सा शांत होगा तो शांति से बात कर सकेगा। विकास फ्रिज की तरफ बढ़ गया। विजय ने एलिन से कहा, मेरी सलाह मानोगे अंकल? बोलो बेटे। विजय के लिए उसके स्वर में सम्मान था। भलाई चचा की सलाह मान लेने में है। क्या? एलिन इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने काटा हो। चेहरे पर हैरत, घृणा और गुस्से के संयुक्त वार उभर आए। चीखा, नहीं, तुम वो विजय नहीं हो सकते। यह सुअर का बच्चा मुझे धोखा दे रहा है। सिंघई की मुस्कान गहरी होती चली गई। विजय ने पुनः कुछ ऐसा कहा कि एलिन का गुस्सा और भड़क उठा। जाने क्या क्या बकने लगा वह। उस बेचारे की तो बिसात ही क्या थी। सिंघई तक नहीं समझ सके कि विजय यह हरकत सिंघई का ध्यान पूरी तरह विकास से हटाने के लिए कर रहा है। उधर विकास ने फ्रिज खोला। सामने से ठसाठस भरा पड़ा था वह। लेकिन विकास की आंखों में चमक आई पानी से लबालब भरे कांच के एक विशाल जार को देखकर। उसने दोनों हाथों से जार उठाया, घूमकर इन तीनों की तरफ देखा। सिंघई का पूरा ध्यान गुस्से में जाने क्या क्या बक रहा एलिन की तरफ था, और उसने जार पूरी ताकत से सिंघई के जिस्म पर फेंक मारा। भड़ाक की जोरदार आवाज़ हुई। सिंघई की चीख गूंजी और अगले पल उसके जिस्म से इस तरह चिंगारियां निकलने लगीं जैसे पटाखों की ढेर सारी लड़ियों में एक साथ आग लगा दी गई हो। जेब से रिवॉल्वर निकालकर विजय ने एलिन की कनपट्टी पर रखा और झटके से दरवाजे के सामने से हट गया। उधर विकास ने भी दरवाजे की आड़ में जंप लगा दी थी। सिंघई की चीखों और उसके जिस्म से निकली चिंगारियों ने लैब तक में हंगामा मचा दिया था। सैनिक और वैज्ञानिक सलाखों वाले दरवाजे की तरफ झपटे। चिंगारियां शांत हुई तो सिंघई के लबादे में आग लग गई। अगले पल वह कमरे में फर्श पर लेटा लेटा गिरकर आग को बुझाने का प्रयत्न कर रहा था। उधर आग बुझी, इधर एलिन की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखे विजय गर्जा। वैसे तो तुम कोई चमत्कार दिखाने लायक नहीं रहे चचा, फिर भी कोशिश की तो एलिन गया। तुम्हारे सपने चकनाचूर। आग बुझते सिंघई बड़ी तेजी से उछलकर खड़ा हुआ, और जो सिंघई इस बार लोगों के सामने था उसे देखकर उन तक की चीखें निकल गईं जो वर्षों से उसके साथ थे। लबादा पूरी तरह जल चुका था। चेहरा भले ही पूरी तरह पहले जला नजर आ रहा था, परंतु धड़ और टांगें मानो किसी कंकाल की थीं। धड़ वाले स्थान पर हड्डियों के बीच बीच में जली हुई रबर और जलकर एक दूसरे में गुद गए बिजली के तार नजर आ रहे थे। पसलियों के बीच पूरी तरह नष्ट हो चुकी एक शक्तिशाली बैटरी रखी थी। इंसानी चेहरे वाला यह कंकाल भला किसकी चीख न निकाल देता। इधर सिंघई उछल कर खड़ा हुआ, उधर झपट कर विकास ने एक हाथ से उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर मार रखा, दूसरे हाथ से उसकी रीढ़ की हड्डी कब्जाई और खुद को उसकी बैक में रखता दांत भींच कर गुर्राया। वो सारा सर्किट जल चुका है सिंघई दादा, जिसके भूते पकड़ने निकाल निकाल कर तुम दूसरों को गायब करने, स्टैचू में तब्दील करने और खुद को धुएं में परिवर्तित कर लेने के चमत्कार दिखाया करते थे। अब तुम भी आम आदमी जैसे हो और इस रिवॉल्वर की गोली बराबर अपना काम करेगी। मुझे पानी पीने की इजाज़त देते वक्त तुम भूल गए कि पानी तुम्हारे जिस्म में फैले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का दुश्मन है। हरामजादों कुत्तों, सिंघई पागलों की तरह चीखा। रिवॉल्वर कहाँ से आ गए तुम पर?
अगर ये तुम्हारी जेबों में थे तो जैकी के फार्म हाउस पर एक दूसरे पर इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मिलेगी, मिलेगा मेरी जान, हर सवाल का जवाब मिलेगा। एलिन को कब्जा है, विजय बोला। लेकिन फिलहाल सिचुएशन को समझकर डायलॉग बाजी करो। एलिन मेरी उंगली के रहमो करम पर है और तुम दिल जलेगी। खुद को और अपने विश्व सम्राट बनने की संभावनाओं को बनाए रखना चाहते हो तो अपने प्यादों को हुक्म दो कि रास्ते से हट जाए। गुस्से की जाती के कारण इस बार सिंघई के मुंह से अल्फाज न निकल सके। आंखें इतनी सुर्ख हो उठी थी जैसे लाल रंग के छोटे छोटे बल्ब जल रहे हों। दांत पीस रहा था वह। उस क्षण को कोस रहा था जब इन दो शैतानों को सिंगलैंड लाने का फैसला किया। एलन बोला, निश्चय ही तुम वही विजय विकास हो। एक बार फिर दुनिया को इस शैतान से बचाने का श्रेय तुम्हें जाएगा। मगर मुझे क्यों जकड़ रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा दुनिया का? खामोश और बगैर हाथ पैर हिलाए खड़े रहो प्रोफेसर, विजय गुर्राया। दुनिया से प्यार करते हो तो उसके लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार रहो। तुमने सुना नहीं? चाचा अपने प्यादों को रास्ता देने का हुक्म दो। विकास ने रिवॉल्वर की नाल से उसकी कनपट्टी टोते हुए कहा, मुंह फाड़ो। पता नहीं सिंघई ने खुद को बचाने के लिए कहा या एलिन को, लेकिन कहना पड़ा उसे। सब लोग रास्ते से हट जाएं, हमें रोकने की कोशिश कोई ना करे। तुम्हारे बच्चे जी हैं चचा, विजय बोला। बड़े होकर इसी तरह तुम्हारा खून पिए। प्रयोगात्मक इमारत से निकलने और कार द्वारा विशाल गेंदनुमा हॉल तक पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। आती भी कैसे? कोई दिक्कत खड़ी न करने के सीधे उसके आदेश जो थे, जिसके हुक्म पर वहां मौजूद हर शख्स अपना सिर तक कलम करा सकता था। और वह जिसे चमत्कारी शक्तियों का पुतला समझा जाता था, इस वक्त साधारण आदमी की तरह विकास के रिवॉल्वर की नोक पर था। फिर भी पूरे विश्वास के साथ ये नहीं कहा जा सकता था कि सिंघई अपनी जान की खातिर उनके आदेशों का पालन कर रहा था अथवा जेम्स एलिन की खातिर। इसलिए विजय का रिवॉल्वर एलिन की कनपटी से सटा रहा था। रॉकेट की सीढ़ी के निकट पहुंचकर विजय ने सिंघई को उस पर चढ़ने का इशारा करते हुए कहा, पहले आप। सिंघई ने अपने बल्ब जैसे नेत्रों से उसे घूरा। यूं ना घूरो चचा, हमारा दिल फड़कता है। कमजोर है ना साला? विजय ने आंख मारी। आती बार ये सफ़र आपकी नेतागिरी में किया था, जाती बार तुम हमारी नेतागिरी में करो। पहले आप। सिंघई को सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। उसके पीछे कनपटी पर रिवॉल्वर रखे विकास था, उसके पीछे एलन और एलन के पीछे विजय। ऊपर पहुंचकर सिंघई ने विकास के हुक्म पर रॉकेट का गेट खोला। एक एक करके सभी रॉकेट के अंदर पहुंच गए। विजय ने विकास से कहा, चचा हमारे रिवॉल्वर देखकर हैरान था ना? हैरान था दिल जले। उससे ऊंची चीज़ दिखाओ इसे। विकास ने पेट से अपनी शर्ट हटाई। रेशम की डोरी के साथ वहां दो हैंड ग्रेनेड बंधे थे। उन्हें देखकर दांत पीस उठा सिंघई। काश इस वक्त वह कुछ कर पाता, केवल कुर्रा कर रह गया। पूरी तैयारी से आए थे तुम? चचा अगर तुम जैसा नालायक हो तो मेहमानी कबूल करने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। सिंघई से कहने के बाद विजय ने विकास से कहा, हम चचा को लेकर कक्ष में चलते हैं दिल जले। तुम प्रोफेसर के साथ यहाँ रहोगे। उधर रॉकेट स्टार्ट होगा, इधर तुम ये दोनों गोले कपिल देव स्टाइल में बम्पर मारोगे। ओके गुरु, विकास ने कहा। फिर अदला बदली हुई, यानी विकास का रिवॉल्वर एलन की कनपट्टी पर और विजय का सिंघई पर। यह चेंज उन्होंने इतनी सावधानी से किया था कि सिंघई को किसी किस्म की हरकत करने का बाल बराबर मौका नहीं मिला। विजय ने पुनः विकास से कहा, याद रहे दिल जले, दोनों बम बाकी 3 रॉकेटों में से 2 की ईंधन टंकी पर लगे, ताकि धमाका इतना तेज हो कि समूचे सिंगलैंड की छत नीचे आ गिरे। फिक्र ना करें गुरु, बम फेंकते ही तुम ये दरवाज़ा बंद कर लोगे, क्योंकि उधर हम धमाकों की आवाज़ सुनते ही सुपर हाई वाला इस बटन दबा देंगे। टाइमिंग में ज़रा सी चूक होने का मतलब होगा हमारा भी मलबे में दब जाना। आप चलें? चलो चचा, अलविदा कहो अपने से इंग्लैंड को। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर की नाल से उसकी कनपटी को टोहा। बेचारा सिंघई, सब कुछ उसके सामने किया जा रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। विजय के आदेश पर उसे लक्ष्य की तरफ बढ़ना पड़ा। उधर वे गैलरी में गुम हुए। इधर एलिन ने पूछा, मुझे क्यों कवर कर रखा है आप लोगों ने? केवल इसलिए क्योंकि आपकी जान सिंघई के लिए बेहद कीमती है, शायद अपनी जान से भी ज़्यादा। इसलिए उसके सामने ये नाटक ज़रूरी है। ये लीजिए, हटा लेता हूँ। कहने के साथ उसने रिवॉल्वर हटा लिया। लेकिन जब आप लोगों ने उसी को कवर कर रखा है, कहा ना, कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह आपकी खातिर मजबूर है या अपनी खातिर। लेकिन आप लोगों ने तरकीब बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल की। मुझसे मुझको उसके कैद खाने मुझसे उस कैद खाने में लगभग रोज़ मिलने आता था। ये वैज्ञानिक होने के बावजूद कभी दिमाग में नहीं आया कि पानी से उसकी सभी चमत्कारी शक्तियों को जलाकर राख किया जा सकता है। रावण को केवल तब तक मारना असंभव होता है जब तक ये पता न लगे कि अमृत कहाँ है। लोग सिर्फ उसकी चमत्कारी शक्तियाँ देखते हैं, लेकिन विजय गुरु को मालूम है कि उन चमत्कारी शक्तियों का स्रोत कहाँ है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मौका मिलते ही मैं उसके ऊपर पानी फेंक दूँ। एलिन ने पुनः कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो गया। विकास ने दोनों बमों की सेफ्टी पिन खींची और 2 रॉकेटों की तरफ उछाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम 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 धड़ाम। धमाकों की आवाज़ सुनते ही विजय ने सुपर हाई वाला स्विच दबा दिया। रॉकेट तोप से निकले गोले की तरह सुरंग में दौड़ पड़ा।
कुछ देर तक रिवॉल्वर सिंघई की कनपटी से सटाए विजय मन में खौफ लिए स्क्रीन की तरफ देखता रहा कि कहीं इस सुरंग की छत भी नीचे न गिरा पड़े। मगर जब सब कुछ सामान्य रहा तो बोला, लो चचा प्यारे, सिंगलैंड स्वाहा, तुम्हारी चूहों की फौज स्वाहा। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा विजय। गुस्से की जाति के कारण सिंघई दहाड़ उठा। विजय ने व्यंग्य किया, बगैर सम्राट बने वादा भूल गए अपना। मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते देखना है। मेरे जिंदा शरीर में घिचभिचाते लंबे लंबे कीड़े देखने हैं तुम्हें। इसी वादे ने, इसी ख्वाहिश ने आज मुझे यह दिन दिखाया है। सिंघई दांत पीस उठा। एलन की कनपटी पर रिवॉल्वर रखे कक्ष में दाखिल होते विकास ने कहा, तो क्या भविष्य में आप इस वादे को नहीं निभाएंगे? तो तुम लोग आखिर एक कब से हो? चचा को आरजू का लेटर पढ़ाओ दिल जले, वरना मारे सस्पेंस के ही मर जाएगा ये। विकास ने एक कागज निकालकर सिंघई को पकड़ा दिया। इस लेटर में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है चचा जानी, विजय ने कहा। खोलकर आवाज़ें बुलंद पढ़ो, इतनी जोर से जैसे रेडियो टीवी पर समाचार पढ़े जाते हैं। सस्पेंस में फंसे सिंघई ने कागज की तह खोली। वाकई जोर जोर से पढ़ना पड़ा उसे। लिखा था, मेरे प्यारे विक्की, यह पत्र तुम्हें मेरी लाश पर मिलेगा। क्यों, आगे बता रही हूँ। श्री सागर में अपने विजय गुरु के बारे में जो कुछ तुमने बताया उसे सुनकर विजय अंकल के लिए मेरे दिल में न केवल असीम श्रद्धा स्थापित हो गई, बल्कि ये भी मानने लगी कि उनकी कोई भी हरकत बगैर किसी कारण के नहीं होती। उन जैसा देशभक्त मैंने कभी नहीं देखा जिन्होंने तुम जैसे कोहिनूर का निर्माण किया। यकीन मानो, मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी तुम मुझसे करते हो, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा। जब मुझे पता लगा कि मेरे अपहरण के पीछे वे थे और आशा का वो वाक्य बार बार जहन में गूंजने लगा कि हमारी दुनिया में मोहब्बत करना पाप है, मेरे जहन में तभी से तुम्हारी रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। गुलफाम अंकल के यहाँ तुमसे पूछा, तुम टाल गए। विजय अंकल ने मुझसे अकेले में बात करनी चाहिए, मैंने नहीं की। घर पर मैंने फिर तुमसे इसी संबंध में बात की। तुम ये सोचकर डर गए कि इधर मेरे मन में सच्चाई जानने का जिज्ञासा है, उधर विजय अंकल मुझसे एकांत में मिलने के लिए प्रयत्नशील है। अतः मेरी और उनकी मुलाकात को ज़्यादा दिन नहीं रोका जा सकता था। तुम समझते थे कि विजय अंकल मुझसे एकांत में मिलते ही सच्चाई बताकर मुझे कन्विंस कर लेंगे। इस प्रक्रिया को तुम शीशे में उतारना कहते थे। विजय अंकल को यह मौका ना मिले, इसलिए वे बातें जो वे मुझसे कर सकते थे तुमने खुद थोड़े हल्के शब्दों में मुझे बता दी। मगर मेरे प्यारे विक्की, ये बातें भले ही किसी को चाहे जितने हल्के शब्दों में बताई जाए, मगर उनका वजन कम नहीं हो सकता। मेरे जैसी देशभक्त के लिए तो हरगिज़ नहीं, जिसने होश संभालने से लेकर तुमसे मिलने तक सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी। मैं उसी क्षण समझ गई कि तुम गलत हो और विजय अंकल 100% सही है। यकीनन तुम हिंदुस्तान की धरोहर हो, वो कीमती हीरो जिसे तुम्हारे मुल्क से छीनने का मुझे कोई हक नहीं। प्यार अपनी जगह है विक्की, लेकिन मुल्क मुल्क की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी आरजू को उसके मामा ने यह बात घुट्टी की तरह पिलाई थी, और फिर भला उस विकास को मैं उस देश से कैसे छीन सकती थी जिसने खुद मेरा मुल्क आज़ाद कराया। नहीं विक्की, इतनी खुदगर्ज तो नहीं हो सकती तुम्हारी आरजू। और प्लीज़ दोस्त, इतने खुदगर्ज तुम भी मत बनो, इससे तो हमारा प्यार भी कलंकित हो जाएगा। यहाँ तर्क दे सकते हो कि तुम शादी के बाद भी वही विकास रहते, बच्चों के बाद भी भारत के लिए जान गंवाने को तत्पर रहते हो। मगर ये सब कहने की बातें। विक्की, जितना प्यार तुमने मुझे दिया है, अपनी पत्नी को उतना प्यार करने वाला शख्स कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाने में हिचक जाता है। बच्चे तो और भी प्यारे होते हैं। इंसानियत के लिए जूझते वक्त अगर आंखों के सामने उनके चेहरे ना छुटें तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कोताही हो ही जाती है। यदि ना हो तो घर बैठी पत्नी पर जुल्म होता है, बच्चों पर जुल्म होता है। किसी को जानबूझकर भरी जवानी में विधवा या नन्हे बच्चों को लावारिस बना देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उस रात जब तुम सो गए तो यही सब सोचकर मैं विजय अंकल की कोठी पर पहुंची। याद रहे, वे नहीं आए मेरे पास, मैं ही मिली उनसे। कहा, विजय अंकल, मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, मगर दिक्कत यह है कि विक्की मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगा। खुद मेरे समझाने पर भी वह मुझसे दूर नहीं होगा। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। वे मुझे अपने सामने देखकर और इस किस्म की बातें करते देखकर हक्के बक्के रह गए थे। कोई तरकीब नहीं सुझा पाए वे। तब मैंने ही कहा, यदि मैं खुद को विक्की की नज़र में CIA की एजेंट और शादीशुदा साबित कर दूं तो मुमकिन है वो मुझसे नफरत करने लगे। मेरे इस प्रस्ताव पर विजय अंकल घबरा गए। बोले, ये पता लगने पर तो वो तुम्हें मार ही डालेगा। मैंने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, और मार ही डाले तो बेहतर है। ना रहूंगी ना विक्की भटकेगा। मगर विजय अंकल इस सब के लिए तैयार नहीं थे। मैं उनके कदमों में गिर गई। समझाया कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब जाकर वे मुझे सहयोग देने को तैयार हुए। उनका सहयोग केवल ये था कि ट्रांसमीटर की दूसरी तरफ से CIA के चीफ बनकर वे ही बोल रहे थे। उसी रात मैंने जानबूझकर खटका करके तुम्हें जगाया, अपने पीछे लगाया और ऐसी बातें सुनाई जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था। उम्मीद थी कि तुम उसी रात छती पर पकड़कर मुझे मार डालोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अगले दिन श्री सागर से आने वाले आदमी का इंतजार करने लगे। मैंने ये सूचना ट्रांसमीटर पर विजय अंकल को दी। उन्होंने शहजाद के नाम से एक काल्पनिक लेटर तैयार कराकर एक आदमी को भेजा।
तुमने उससे लेटर बरामद किया और तब मुझसे बात की। मैंने तुम्हें पूरी तरह से उखाड़ने के लिए कहा कि शहजाद मेरा पति है, और तुम उखड़े भी। गुस्से में एक बार तुम्हारे हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे। काश विक्की, काश तुमने उसी वक्त अपने हाथों से मेरा गला दबा दिया होता, मगर ऐन वक्त पर मुझसे तुम्हारा अगाध प्यार छलछला उठा। और सच विक्की कि वे पल तो मेरे लिए हैरत अंगेज थे, जब मेरे बार बार इनकार करने के बावजूद तुम ये जानकर भी मुझी से शादी करने पर अड़े रहे कि मैं शादीशुदा हूँ। ये पराकाष्ठा थी विक्की, तुम्हारे प्यार की पराकाष्ठा थी ये। मैं ही बदनसीब हूँ जो इतनी सच्ची, इतनी पाक और ऐसी बेमिसाल मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकती। सच्चाई ये है दोस्त कि उस वक्त मेरा दिलो दिमाग हिल उठा था। समझ नहीं पा रही थी कि इतनी गहरी मोहब्बत पर खुश होऊं या अपना सारा प्लान चौपट होने पर आंसू बहाऊं। मौका मिलते ही मैंने तुम्हारी प्रतिक्रिया के बारे में ट्रांसमीटर पर विजय अंकल को बताया। वे भी दंग रह गए, कुछ बोल ना सके। तब मैंने कहा, आप सबके सामने मेरे सीआईए से संबंध और शादीशुदा होने का भांडा फोड़ दें। इस अवस्था में विकास की मुझसे शादी किसी को भी कबूल नहीं होगी। मुमकिन है सबके दबाव में बात विकास की समझ में आ जाए। विजय अंकल का ख्याल था कि होना इससे भी कुछ नहीं है, मगर इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। सो वह सब भी किया गया। जवाब में जो तुमने किया, तुम्हारी महबूबा महबूबा होने के नाते भले ही सही मैं उस पर गर्व करूं, परंतु वो ठीक नहीं था विकी। वही था जो प्यार में पढ़कर लोग अक्सर करते हैं, और विजय अंकल इसलिए नहीं चाहते कि तुम किसी से प्यार करो। सोचो विक्की, जो तुमने किया, क्या उससे विजय अंकल की ये बात सिद्ध नहीं हो गई कि जो मोहब्बत के फेर में पड़ जाता वह किसी काम का नहीं रहता। जिसने मेरी खातिर अपने माँ बाप से बगावत कर दी, अल्फांसी जैसे गुरु की नहीं सुनी, अपने निर्माता को मरने मारने पर आमादा हो गया, उससे भविष्य में अपने मुल्क के काम आने की उम्मीद की जाए तो कैसे। और विक्की, आरजू की नज़र में सवाल केवल तुम्हारे मुल्क का नहीं है, सवाल है गरीबों मजलूमों का, पिसती हुई इंसानियत का। तुम उन सबके मसीहा हो। दुनिया में जहाँ भी मजलूम पिस रहे हो, तुम्हें ठीक इसी ढंग से वहाँ पहुँच कर जालिमों को कुचलना है, जैसे मेरे देश में कुचला था। तुम्हें इतने महान काम पर लगाने के लिए एक दो नहीं, हज़ार आरजुएं कुर्बान की जा सकती हैं पगले। यहाँ जब तुम मुझे इस खंडर में छोड़कर अल्फांसी गुरु को फ़ोन करने गए, तो मैं ये बातें लिख रही हूँ। तुम्हारे वापस आने तक अपने नेकलेस का एक हीरा खाकर मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। ये खत तुम्हें मेरी लाश के पास से बरामद होगा, और ये काम मैं इसलिए करूँगी क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे देश और मजलूमों को लौटाने का और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। अपने इस निश्चय की सूचना मैंने ट्रांसमीटर पर विजय अंकल को भी दी है। वे बेचारे चीखते चिल्लाते रह गए, और मैंने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। पता नहीं मेरी लाश के पास पहले तुम पहुँचोगे या विजय अंकल, पर याद रखना विक्की, मेरी यादों में भटक कर मेरी कुर्बानी को कलंकित मत करना। मरती हुई तुम्हारी आरज़ू तुमसे श्रद्धांजलि मांग रही है, और मेरे लिए तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि तुम वही विकास बनकर अपने गुरु, अपने देश और दुनिया भर के गरीबों को मिलो जो जालिम का सर कुचलने श्री सागर आया था। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता दोस्त, हमेशा हमेशा वही करना जो तुम्हारे गुरु कहें, गुरु चाहे सच। उनसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई कर नहीं सकता, मैं भी नहीं विक्की। मुमकिन है मेरी बात तुम्हें झूठ लगे, मगर सच यही है मेरे सरताज, सच यही है। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी आरजू। सेगई ने पत्र पढ़कर ख़त्म किया। विकास का चेहरा आंसुओं से सराबोर था। डबडबा विजय की आंखें भी रही थी। एलन तो कह ही उठा, किस देवी का खत है ये, जो अपनी कुर्बानी देकर विक्की को उसके देश के सुपुर्द कर गई। जवाब किसी ने नहीं दिया। दरअसल जवाब देने की स्थिति में कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद सिंघई ने विजय से कहा, यह बात समझ में आई कि आरजू को तुमने नहीं मारा, मगर यह नाटक तुमने किया कैसे और क्यों। अल्फांसे गुरु को फ़ोन करने के बाद पहले मैं ही खंडर के उस कमरे में पहुंचा था। अपने आंसू पहुंचते विकास ने बताया, नुसरत तुगलक मुझे इसलिए नहीं देख सके क्योंकि मैं खंडर के पिछले हिस्से से वहां पहुंचा था। लाश देखी, खत पढ़ा, और पढ़ ही रहा था कि उसी तरफ से विजय गुरु भी पहुंच गए। इनके हाथ में खत देखकर मैं इनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं का बांध जब थमा तो मैंने दिल जले से कहा, आरजू को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो इसी पल से कमर कस ले और तैयार हो जाए एक बड़े मिशन के लिए। क्या मिशन था वे, सिंघई ने पूछा। तुम्हारे सिंगलैंड तक पहुंचना। यानी दुनिया भले ही आंखें बंद रखती हो चचा, मगर तुम बार बार भूल जाते हो कि विजय द ग्रेट का तीसरा नेत्र 24 घंटे खुला रहता है। हालांकि माथा हमारा प्लेग प्लस फैलने पर भी ठनका था, मगर फिर भी हमने उसे प्राकृतिक प्रकोप समझा। लेकिन जब जेम्स एलन के किडनैप की खबर पड़ी तो समझ गए कि ये तुम्हारी कारस्तानी है। सच्चाई का पता लगाने ब्लैक बॉय को गुपचुप अमेरिका भेजा। उसने ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी कि मेरी संभावना में दम है। यह तब की बात है जब हम लोगों पर आरजू के शादीशुदा होने का झूठा भांडा फोड़ने की योजना बना रहे थे। खडैर में पहुंचकर उससे दो चार हुए जो जो हुआ था। दिमाग ने फौरन काम किया कि तुम्हारे अज्ञात सिंगलैंड तक पहुंचने का एक ही तरीका है, यह कि सार्वजनिक तौर पर अपनी जान खतरे में डाल ली जाए। हमें यकीन था अपने वादे के कारण तुम हमें मरने नहीं दोगे। वही हुआ।
लेकिन नुसरत तुगलक और अल्फान से हम दोनों के अलावा किसी को इस प्लान की भनक नहीं थी। विजय ने कहा। सारी बातें समझाकर इस खत के साथ हम भी वहां से हट गए और दिलजले को भी हटा दिया। हम गाड़ी लेकर खंडहर के दरवाजे से उन नमूनों के सामने कमरे में गए और दिलजला पेड़ पर बैठकर लूमड़ का इंतजार करने लगा। उसके साथ आया और आरजू की लाश में गोली मारने के बाद जो भागम भाग की गई थी वो इतनी ओरिजिनल थी कि तुम चक्कर में आ सको। हमें मालूम था दुनिया के किसी भी हिस्से में घटी घटना का हूबहू ब्यौरा तुम्हें मिलते देर नहीं लगती, इसलिए कहीं भी ऐसी कमजोरी नहीं दर्शाई गई जिससे लगे कि विकास हमें मारने में कोई कोताही बरत रहा हो। हाँ, तुम्हारे चेले यानी बटन प्यारे ने एक बार को स्थिति टेढ़ी कर दी थी। पट्टे ने दिलजले को कैद कर लिया। दिलजला वहीं पड़ा रह जाता तो अपने प्लान का तो बच गया था बाजा। अतः उधर बटन प्यारा कक्ष से बाहर निकला, इधर हमने खुद तहखाने का रास्ता खोल दिया। दिलजला कूद कर ऊपर और पुनः हम आगे ये पीछे। इस आगे पीछे के फिर में तुम ऐसे फंसे कि अंततः दोनों को उठाकर सिंगलैंड ले ही आए। इति सिद्धम। मान गया भतीजे, एक बार फिर मान गया कि दुनिया के तख्ते पर तुझसे ऊंची चीज नहीं है। सिंगाई के होठों पर बहुत देर बाद मुस्कान उभरी। सारी दुनिया के साथ साथ एक बार फिर तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। वो दिन जरूर आएगा जब मैं विश्व सम्राट की कुर्सी पर बैठा हूँगा और तुम एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मेरे सामने दम तोड़ रहे होगे। तुम्हारे जिंदा जिस्म में गंदे कीड़े खिचबिचा रहे होंगे। वो दिन जब आएगा तब आएगा चचा जानी। फिलहाल ये बताओ कि दुनिया की कौन सी जेल में रहना पसंद करोगे तुम? ये गलतफहमी तुम्हें कब से हो गई भतीजे कि सिंगाई को जेल तक पहुंचा सकोगे? इस वक्त भी एक किस्म की जेल में ही है। जेल में ही समझो खुद को। ये तुम्हारी गलतफहमी है मूर्ख। सिंगाई ने हर लफ्ज चबाया। यकीनन विकास ने मेरे ऊपर पानी डालकर मुझसे वे शक्तियां छीन ली जिनसे मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता था, मगर खुद को किसी जाल से निकालने की शक्तियां मुझ में हमेशा रहती हैं। बात भेजे में दाखिल नहीं हुई चचा। देख मूर्ख, ध्यान से देख मेरी तरफ। इन शब्दों के साथ ऐसा लगा जैसे कोई रहस्य में आग अंदर की तरफ से सिंगाई के चेहरे और सिर को जला रही है। आग नजर नहीं आ रही थी लेकिन चेहरा लग रहा था कि जल रहा है। तीनों उसी तरफ हैरत से देखते हुए पीछे हट गए। सिंगाई का सुलगता हुआ जबड़ा खुला। वातावरण में उसका वह हटास बुलंद हुआ जो सामने वाले की हर हड्डी में घुसकर उसे झंझोर डालता था। और उस वक्त तो जेम्स एलन के हलक से चीख ही निकल गई जब धीरे धीरे उसने सिंगाई को पूरे कंकाल में बदलते देखा। उधर कंकाल के हलक से अटास फूट रहे थे, इधर एलन विकास से लिपटा थर थर कांप रहा था। देखते देखते अटास बंद हुए। कंकाल लहराया और फिर कड़क कड़क की आवाज़ से उसकी हड्डियां टूट टूट कर कक्ष के फर्श पर गिरने लगी। कुछ देर बाद फर्श पर टूटी हुई हड्डियों का मलबा पड़ा था। कोई आवाज़ नहीं गूंज रही थी वहाँ। बेहद पैना सन्नाटा छाया हुआ था। स्क्रीन बता रही थी कि रॉकेट निर्धारित गति से अपने गंतव्य की ओर दौड़ रहा है। काफ़ी देर बाद एलन के मुंह से निकला, क्या यह मर गया? बस यहीं आकर चचा के सामने विजय दी ग्रेट की बुद्धि का दवाला निकल जाता है। हड्डियों के ढेर को देखते हुए विजय ने कहा, कोई नहीं कह सकता कि यह जिंदा है, मगर फिर किसी दिन आ जाएगा खतरा बनकर दुनिया की छाती पर मंडराने। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, भस्मासुर तो यहीं समाप्त होता है और इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा रिपोर्टर की हत्या नॉवेल को, और इसके बाद शुरू करेंगे अनिल मोहन का एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल जथुरा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जथुरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।